हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अभी तक हम जो है टू सेक्टर इकोनॉमी तक जो हम पढ़ चुके थे, तो अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आती है कि थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो है एग्रीगेट डिमांड है वो कहाँ से आती है। तो सीधी सी बात ये है कि एग्रीगेट डिमांड थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कहाँ से आती है। तो एग्रीगेट डिमांड समझने से पहले आप ये समझिएगा कि यहाँ पर एक पार्टी और आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जनरली क्या काम करती हैं, तो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो आप समझिएगा। गवर्नमेंट जनरली टैक्सेस कलेक्ट करती है हाउस होल्ड से और बिजनेसेस से भी। तो ये जो टैक्सेस हैं ये रिकवर करेंगे कहाँ से, हाउस होल्ड से भी रिकवर करेंगे और बिजनेस से भी रिकवर करेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जब ये हाउस होल्ड से टैक्स लेंगे या बिजनेस से टैक्स लेंगे तो टैक्स की कलेक्शन जो है इनकी जो है इनके लिए रेवेन्यू का जो है सोर्स हो जाएगा। इसके अलावा ये गवर्नमेंट जो है अपनी बोरोइंग्स भी करेंगे। बोरोइंग्स का मतलब है कि जो इनको पैसा उधार चाहिए तो उधार लिया हुआ पैसा भी इनको चाहिए, क्योंकि उधार जब लेंगे तो जब इनके पास जो पैसा कम पड़ेगा तो वो अल्टीमेटली कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट बोरोइंग्स करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी ट्रांसफर पेमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। तो इसके बारे में अभी हम जो है आगे चल के भी बात करेंगे डिटेल से। तो बट हम आपके साथ एक और बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो है एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को जो है डिफेंस के ऊपर या जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके ऊपर जो है बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, एजुकेशन, हेल्थ। तो वहाँ पर भी जो है उनकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो वहाँ पर इन पहलू जो होंगे वो वास्तव में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के भी होंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के भी, और इसके अलावा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के भी जो है खर्चे गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो सबसे पहली बात देखिएगा, जो एग्रीगेट डिमांड इन दी थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है स्थान नहीं है। कंसिस्ट of three components, namely household consumptions, desired business investment demands and the government sector's demand for goods and services। तो इक्विलिब्रियम जब यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू जो c प्लस आई था उसमें एक फैक्टर और जुड़ जाएगा g। g मीन्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एजम्पशन क्या है, सिंस देर इज नो फॉरेन सेक्टर तो जीडीपी एंड नेशनल इनकम्स आर इक्वल। तो जो जनरली जीडीपी है वो नेशनल इनकम्स होती हैं। प्राइजेज आर फिक्स्ड, प्राइजेज जो है रोज नहीं बदलने वाले हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ऑल वेरिएबल्स आर रियल वेरिएबल्स एंड ऑल चेंजेस आर इन रियल टर्म्स। जो भी चीज़ें चेंज होंगी वो रियल टर्म्स में होंगी, यानी कि गुड्स की वैल्यू जो है गुड्स टर्म्स के अंदर, यूनिट टर्म्स के अंदर है, हम उनकी मॉनेटरी वैल्यूज को नहीं बदल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप रियल चेंजेस आप यहाँ पे देखेंगे। तो जो मैंने आपके साथ बात की थी कि रियल फ्लो या मनी फ्लो या रियल चेंजेस और मनी चेंजेस, तो जो रियल चेंजेस यानी कि कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर जो चेंजेस है उन्हीं को हम बात करेंगे। ईच ऑफ द वेरिएबल इन द मॉडल इज ए फ्लो वेरिएबल, यानी कि जो भी चीज़ होंगी वो फ्लो में चलती रहेंगी, आप ध्यान रखिएगा, वो रुकने वाली नहीं है। तो सिंपल सी बात यहाँ, तो अगर हम इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ थ्री सेक्टर इकोनॉमी देखें तो आपको बात समझ में आएगी। तो देखिएगा, फ्लो दो तरीके के होते हैं, मनी फ्लो और रियल फ्लो। तो पहले मैं बात करता हूँ रियल फ्लो की। तो रियल फ्लो में देखिएगा जो हाउस होल्ड है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा, लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, ये सब कुछ देगा, और ये फैक्टर सर्विसेज बिजनेसेस को मिलेंगी। तो देखिएगा एरो किधर की तरफ जा रही है, बिजनेस की तरफ। तो बिजनेस जब यहाँ पे कोई चीज़ें प्रोड्यूस करेगा तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोडक्ट मार्केट में दे देगा, यानी कि जिसको खरीदना है वो मार्केट से उसको खरीद ले। जबकि हम पहले क्या था कि मार्केट का कंसेप्ट नहीं दिखा रहे थे, सीधा सीधा हाउस होल्ड में दिखा रहे थे, क्योंकि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट भी आ गई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने गवर्नमेंट, हमने एक प्रोडक्ट मार्केट यहाँ पे बना लिया। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है हाउस होल्ड को जाएगी। तो ये फ्लो आप देखिएगा, एक ये जो फ्लो है ये रियल फ्लो है। अगर हम इसी का मनी फ्लो देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हाउस होल्ड है ये जो पैसा कमाएगा इससे अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा प्रोडक्ट मार्केट से। प्रोडक्ट मार्केट के पास जो पैसा आएगा वो बिजनेस के पास आ जाएगा। बिजनेस उस पैसे को जो है जिन लोगों से काम कराया उनको फैक्टर की पेमेंट देगा, रेंट, सैलरीज वगैरह, फिर वो पर्सनल इनकम हाउस होल्ड के हाथ में आएगी। तो ये एक फ्लो है जो आपका चलता रहेगा। तो आप देखिएगा फ्लो की दो लाइनें आपको समझ में आ गई हैं। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट का प्ले है। तो ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या काम करती है, तो गवर्नमेंट आप देखिएगा किस किस के साथ डील करेगी। हाउस होल्ड जो है वो टैक्स देंगे अपनी इनकम के ऊपर, इसी तरीके से वो बिजनेस पे भी टैक्सेस लेंगे, इसी तरीके से वो बिजनेस को सब्सिडीज देंगे गवर्नमेंट वाले
कि भाई जिन जिन सेक्टर को उनको प्रमोट करना है गवर्नमेंट को जो प्रायोरिटी लिस्ट में है, और इसी तरीके से गवर्नमेंट से जो है ट्रांसफर जो पेमेंट्स यानी कि पेंशन्स वगैरह स्कॉलरशिप है वो हाउस होल्ड को मिलेंगी। तो आपको जहां तक रेड लाइन्स हैं वो सारी समझ में आ गई हैं कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब देखिएगा गवर्नमेंट अपनी फंडिंग के लिए क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट पर डिपेंड करती है। तो जब भी गवर्नमेंट होगी तो बैंक्स या एक फाइनेंशियल मार्केट होंगे। तो हाउस होल्ड अपनी जो सेविंग्स हैं वो बैंक्स के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है रखेंगे। अब ये फाइनेंशियल मार्केट जो है पैसा उधार देगी, किसको देगी, ये पैसा उधार देगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट इनसे बोरो करेगी फाइनेंशियल सिस्टम का यूज करके। जैसे आप देखिएगा एसबीआई जो है या गवर्नमेंट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनसे सीधा भी जो है लोन ले लेती है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है मेन लैंडर है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ी बोरोइंग्स करनी होती है। और आप देखिएगा इंडिया के अंदर भी जैसे पीपीएफ अकाउंट है उसका पैसा सीधा गवर्नमेंट के पास ही जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखिएगा, और इनके पास जो बैंक्स के पास सरप्लस मनी बचेगी वो या तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में बिजनेस में लगाएगी, बिजनेस के इक्विटी शेयर खरीदेगी, या वहां पर जो है लोन्स के रूप में उनको पैसा बांटेगी। अब ये जो गवर्नमेंट के पास ये जो सारी चीजें आ गई, अब गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आ गए, सब कुछ हो गया, बोरिंग्स हो गई, लेकिन गवर्नमेंट को भी अपने खर्चे करने हैं। तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करते हैं, तो गवर्नमेंट को परचेज करनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट परचेज करेगी प्रोडक्ट मार्केट से। तो सिंपल सी बात है, ये तो जो प्रोडक्ट मार्केट है, इस प्रोडक्ट मार्केट से बिजनेस को भी सामान खरीदना पड़ेगा, अपनी प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स। तो ये जो बिजनेस है ये भी इस प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आके अपना पैसा खर्च करेगी। तो आप समझ गए होंगे, सारी आरों के बारे में मैंने आपके साथ बात कर ली। तो ये इस तरीके का जो फ्लो होगा, ये जो फ्लो है ये 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर है। तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी के फ्लो को आपको समझना है। ये एग्जाम के अंदर भी 4 नंबर का सवाल आपका आ सकता है। अब बात आती है कि ये जो जो सेक्टर है इनमें क्या क्या चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि टैक्सेस जो है वो हाउस होल्ड से भी लिए जाएंगे और बिजनेस से भी लिए जाएंगे, और गवर्नमेंट जो है उस फंड्स को यूज़ करेगी किसके लिए, ट्रांसफ़र पेमेंट करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए बिजनेस सेक्टर को। गवर्नमेंट जो परचेज करेगी गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर एंड फैक्टर प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, तो वहाँ से भी लेगी। और गवर्नमेंट की जो बोरिंग्स होंगी वो फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू आएंगी, और उसके बाद अगर उसकी जो पैसे की कमी पड़ रही होगी तो वहीं से जो है फाइनेंशियल सिस्टम से उसकी पूर्ति की जाएगी। अब देखिएगा इसके बाद अगर हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करें, तो जो सारी बातें मैंने अभी आपके साथ बात बताई हैं वो सारी यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर जो भी बातें हैं वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ फ्लो चार्ट का एनालिसिस करते वक्त। अब बात आती है व्हाट इज इक्विलिब्रियम इनकम अंडर द 3 सेक्टर केंसेन मॉडल। तो देखिएगा यहाँ पे आपने नया कुछ नहीं करना है। तो आप लोग जानते हैं कि आप यहाँ तक C+I में थे, तो अगर ये C+I का जो कंसेप्ट था 2 सेक्टर के अंदर था, तो इस लाइन की कोई औकात नहीं है, अब ये खत्म हो गई, क्योंकि C+I के साथ अब गवर्नमेंट के खर्चे और जुड़ेंगे। तो आप देखिएगा जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल होगा वो क्या होगा कि आपकी जो इनकम है C+S, उसके अंदर आपका जो इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर जो आपका कंजम्पशन का पैटर्न होगा वो क्या होगा, C+I+G, यानी कि गवर्नमेंट के। तो इसका इक्विलिब्रियम थोड़ा ऊपर बनेगा। जो C+I में कहाँ बन रहा था, नीचे बन रहा था C+I में। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से इसकी शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो गई। तो सीधी सी बात है 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो ऊपर की तरफ जो है बनेगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे नीचे की अगर हम बात करें, जो इनकम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट मॉडल की बात करें, अगर इस मॉडल के हिसाब से हम बात करें, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी शिफ्ट हो जाएंगी। तो आई जो है वो बदलकर I+G हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के जो खर्चे। इसी तरीके से जो सेविंग वाली लाइन थी, इस सेविंग वाली लाइन के अंदर गवर्नमेंट के जो है टैक्सेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सी शिफ्टिंग होगी, लेकिन अगर आपको एग्जाम में है तो ऊपर वाला जो है डायग्राम बना सकते हैं, नीचे वाले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर आप चाहें तो ये दोनों भी, अगर वो आपसे पूछे कि दोनों तरीके से इक्विलिब्रियम आइए तो ही आपने बनाना, नहीं ऊपर वाला जो इक्विलिब्रियम है वो काफ़ी आपको एग्जाम में बताने के लिए। अब ये देखिएगा ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कंपोनेंट नेमली इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इनकम एंड जोनियस वेरिएबल्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंडिचर है अभी भी वो ऑटोनोमस है, यानी कि लेवल ऑफ इनकम के साथ वो बढ़ या घट नहीं रहे हैं। और C+I+G का मतलब क्या है, ये कंजम्पशन फंक्शन है जो कॉन्स्टेंट अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो मोर और लेस जो 2 सेक्टर के अंदर था वही था, बस थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ गई हैं, और वो बढ़ गई हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और जो है टैक्सेस। तो यहाँ पर अब आइएगा इसका एनालिसिस बनाते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है जो है यहाँ पर क्यों होता है। तो देखिएगा एग्रीगेट डिमांड जो है अगर एक्सीड्स करेगी इनकम से,
तो शेड्यूल इज अबव द 45 डिग्री लाइन एट दैट पॉइंट, तो आई जी इज ग्रेटर देन एस एन टी, द शोन इज द पैनल पी। तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो सिंपल सी बात क्या है कि आपको इसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो कहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम बनता है वो मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा वहाँ पर सी प्लस आई प्लस जी जो है वो आपने देखना है। तो सी प्लस आई प्लस जी आपने एक जी और ऐड कर देना है, सी प्लस आई प्लस जी, और ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, सी प्लस एस के। तो सीधी सी बात है ये इनकम के बराबर होगा, तो जहाँ पर ये बराबर होंगे वहीं पर आपने इक्विलिब्रियम देखना है और वहीं पर इक्विलिब्रियम बनेगा। अब बात करते हैं हम 4 सेक्टर इकोनॉमी की। तो देखिएगा जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है उसके अंदर क्या होता है, तो जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है वहाँ पर एक सेक्टर और ऐड हो जाता है जिस सेक्टर का नाम है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप इसका पूरा डायग्राम देखेंगे तो ये जो पूरा डायग्राम है सेम है, बस आपने यहाँ पर इस प्रोडक्ट मार्केट के अलावा एक डायग्राम और बनाना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इससे हम इंपोर्ट भी करेंगे। इंपोर्ट कौन भी करेगा, जो है हाउस होल्ड भी करेगा और गवर्नमेंट भी करेगी। तो हालांकि गवर्नमेंट इसमें दिया नहीं हुआ डायग्राम के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूं तो ये जो इंपोर्ट है ये जो है अल्टीमेटली, और जो एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट से जो माल जो है ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से जो फ्लो होगा, और अगर ये कोई भी फैक्ट्री इनकम्स की जो पेमेंट आएंगी तो बिजनेस के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट के रूप से भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा आता है। तो सिंपल सी बात यहाँ है कि ये जो नेट कैपिटल फ्लो है ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, इसको हम एक सीधी से तरीके से x माइनस एम से डिनोट करते हैं। तो ये जो नेट अमाउंट बचता है उसको हम नेट कैपिटल फ्लो बोलेंगे। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम बनेगा उस इक्विलिब्रियम में क्या खास बात होगी, तो यहाँ पर जो एक पार्ट और ऐड हो जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो सी प्लस आई प्लस जी के साथ एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब है नेट एक्सपोर्ट। तो जो नेट एक्सपोर्ट आप करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट के ऊपर ये जो है वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या और आ गया, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट की फिगर यहाँ पे जिसको हम x माइनस एम से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे c प्लस एस प्लस जो है टैक्सेस आ गए हैं। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम बनेगा इसके अंदर। तो बस जो आपने 2 सेक्टर में जो देखा था उसी में जो जो आइटम्स ऐड हो रहे हैं वो आपके ऐड होते जा रहे हैं। अब कहता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज आइडेंटिफाई इंटरसेक्शन बिटवीन c प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एन लाइन द 45 डिग्री लाइन। 45 डिग्री लाइन आपको पता है कि इनकम की लाइन है, तो इसके ऊपर जो है इक्विलिब्रियम बनेगा। फ्रॉम द पैनल बी इट इज क्लियर दैट द लीकेज आर इक्वल टू द इंजेक्शन ओनली एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। देखिएगा बात करते हैं लीकेज की और इंजेक्शन की। लीकेज का मतलब है वो चीज़ें जो कि इक्विलिब्रियम लेवल को के अंदर लीकेज जनरेट कर रही हैं, यानी कि आपको इक्विलिब्रियम जो है वो लोअर लेवल ऑफ इनकम पर बन रहा है, और अगर आपको हायर लेवल ऑफ इनकम पर बनाना है तो आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिएगा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा लेवल ऑफ इनकम जो है ज़्यादा होगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ बनेगा। लेकिन हम सारा माल विदेश से मंगा लेते हैं, तो इसका मतलब है हमने तो इनकम इंडिया में जनरेट की नहीं, तो ऐसे लेवल के अंदर लीकेज हो गई और इक्विलिब्रियम लोअर लेवल के ऊपर बनेगा। तो नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव, देर इज नेट इंजेक्शन। अगर एक्सपोर्ट अगर हमारे पॉजिटिव होंगे तो हम ये कहेंगे कि इंजेक्ट कर दिया हमने, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी ऐसे केस में। और अगर एक्सपोर्ट की बजाय अगर इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो इसका वाइस वर्सा ही जो है इम्पैक्ट होगा। तो ये आप जो है तीनों चीज़ें हैं, पॉइंट आप देख लीजिएगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पर अगर इनमें कोई चीज़ चेंज होती है तो जनरली उसका सवाल आता नहीं है। तो अब कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल। तो देखिएगा ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ जाएगा, अगर एक्सपोर्ट नीचे की तरफ आएगा तो इक्विलिब्रियम नीचे की तरफ आएगा। लेकिन फिर भी हम कुछ जो चीज़ें हैं आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। और इनसे जो संबंधित चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली आपको पता होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकती हैं। तो अब देखिएगा सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 15 है, एन इक्विलिब्रियम इनकम इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, इनकम के डेल्टा आई, द लेवल ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर्स एंड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो जो इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर है उसके साथ जो है इसकी रिलेशनशिप हम देखेंगे। तो देखिएगा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इन 4 सेक्टर मॉडल इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन। तो फॉरेन ट्रांजैक्शन की वजह से कितना इम्पैक्ट हो रहा है, और इसको हम जो है कैसे डिनोट करेंगे, 1 माइनस बी प्लस बी। तो बी आप जानते हैं कि एमपीएस होता है, और वी जो है वी इज द प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, यानी कि जो इंपोर्ट की प्रोपेंसिटी है
कि उसको हम डिनोट करते हैं वी से। तो इस फॉर्मूले के अंदर डाल के हम इस पूरे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर जो है, अगर 4 सेक्टर के अंदर अगर हमें मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस बी प्लस वी, और 1 बट द मल्टीप्लायर इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी आपको पता है 1 माइनस एमपीएस होता था। तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो गई, दैट इज वी, और वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज द वी इज द प्रोपेसिटी टू इंपोर्ट, या हम इसको वी को वेलोसिटी ऑफ इंपोर्ट भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इंपोर्ट या प्रोपेसिटी टू इंपोर्ट जो है वो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वी, अगर वैल्यू बी की ज़्यादा होगी, लोअर विल बी द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मल्टीप्लायर उसका इंपैक्ट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो हमारा लेवल ऑफ इनकम जो है इकोनॉमी के अंदर नीचे की तरफ होगा, और अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि हमारे लिए जो है वो पॉजिटिव सिनेरी होगी। तो कोई भी इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट करती है उसका जो नेशनल लेवल का इक्विलिब्रियम है वो ऊपर की तरफ होता है। जैसे आप चाइना के केस में भी देखते हैं, तो चाइना जो है इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट करता है वो अपने एक्सपोर्ट के दम पर उसकी जो खुद की नेशनल इनकम है वो ज़्यादा होती है, और हम वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो वही चीज़ हम कंज्यूम तो करते हैं लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करते, और प्रोड्यूस ना करने की वजह से जो उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इंपैक्ट है, वो हमारी नेशनल इनकम के ऊपर नेगेटिव पड़ता है। तो जो भी कंट्रीज जो है इंपोर्ट्स करती हैं उनका लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो है कम होता है, और जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं उनका लेवल ऑफ नेशनल इनकम ज़्यादा होता है। तो बात ये आप लोग प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं अभी जो लाइफ के अंदर चल रहा है। तो उसके बाद देखिएगा, द मोर ओपन इकोनॉमीज फॉरेन ट्रेड, हायर वी इज द स्मॉलर विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ इनकम टू एग्रीगेट डिमांड शॉक्स। तो अगर आपने ज़्यादा इंपोर्ट किया, यानी कि आपकी वेलोसिटी ऑफ इंपोर्ट ज़्यादा है, कितना आप इंपोर्ट करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करेंगे उतना ही आपका लेवल ऑफ इनकम कम होगा। द हायर द वैल्यू ऑफ वी, लार्जर द प्रोपोर्शन ऑफ इंड्यूस इफेक्ट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन बट नॉट द डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो अगर वी ज़्यादा होगा, इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, तो इसका मतलब फॉरेन कंजम्पशन के जो है ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो है फॉरेन कंट्री में तो इनकम मल्टीप्लाई होगी लेकिन हमारी कंट्री में नहीं होगी। तो कंसिडर इंड्यूस इफेक्ट ऑफ द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स एंड हैंस नो डोमेस्टिक इनकम विल एंड डोमेस्टिक इनकम विल बी स्मॉलर। अगर कोई चीज़ें विदेश से आ जाएंगी, हम यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, तो हमारा लेवल ऑफ इनकम जो है लीकेज नीचे की तरफ रहेगा। और इंपोर्ट्स जो है वो एक तरीके से हमारे लिए लीकेज का काम करते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को छोटा करते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम के अंदर लीकेज क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी लीकेज होती है 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अगर आप इंपोर्ट करेंगे। तो इंक्रीज इन इंपोर्ट्स पर यूनिट ऑफ इनकम कंस्टिट्यूट एन एडिशनल लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो क्योंकि जो डोमेस्टिक इनकम है उसके अंदर एक वो कैसे इंपैक्ट डालेगा, नेगेटिव, तो हम उसको बोलते हैं लीकेज, एट विच राउंड द मल्टीप्लायर प्रोसेस एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। और इसी तरीके से अगर इंक्रीज हो जाए हमारी एक्सपोर्ट, तो हमारी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और सिंपल सी बात है, ऐसी केस के अंदर जो वी की वैल्यू है वो माइनस में चली जाएगी, और वी की वैल्यू जब माइनस में जाएगी तो सिंपल सी बात ये है कि हमारे यहाँ पर क्या होगी, एक इंजेक्शन होगी, और हमारे नेशनल लेवल ऑफ इनकम जो है इंप्रूव होगा, और उसके बाद जो है हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी जो है बढ़ेगी। और इसी तरीके से मैं आपको गवर्नमेंट के एंगल से भी बताता हूँ कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा लेती है तो वो लीकेज होता है। ध्यान रखिएगा, तो गवर्नमेंट जो है टैक्सेस के थ्रू लीकेज कर सकती है, और फर्दर इन्वेस्टमेंट अगर वो डाल दे गवर्नमेंट, यानी कि नई करेंसी छाप के, तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू जो है लीकेज क्रिएट कर सकती है सिस्टम के अंदर, और नई फॉरेन करेंसी या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो है वो जो है कंपनी की जो है गवर्नमेंट जो है इंजेक्ट कर सकती है, जिससे कि कंपनीज के कॉर्पोरेट्स के जो है प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट जितना इन्वेस्टमेंट करेगी उसकी वजह से जो पूरी डोमेस्टिक कंजम्पशंस की वजह से जो हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम बढ़ेगी, तो उसका जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट को भी और साथ साथ जो है कॉर्पोरेट्स को भी और हाउस होल्ड सभी को जो है होता है। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी के बाद जो है अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो कि केन्सियन थ्योरी के जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इफेक्ट से जो है संबंधित हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पर हम बात करेंगे। अब देखिएगा इसका एम्प्लॉयमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर केन्सियन थ्योरी की अगर हम बात करें तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट की नेशनल इनकम डिपेंड करती है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है तो वहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। देयर विल बी ए गैप बिटवीन द इकोनॉमी एंड ऑप्टिमम पोटेंशियल आउटपुट इफ द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड फॉल्स शॉर्ट। अगर वो शॉर्ट पड़ जाती है ऑफ आउटपुट ऑफ दैट आउटपुट विल रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कंसिडर देयर विल बी ए गैप बिटवीन द इकोनॉमी एक्चुअल ऑप्टिमम पोटेंशियल आउटपुट, यानी खाने वाले तो हैं लेकिन लोग बनाने वाले नहीं है, तो इसका मतलब है वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। इफ द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड एक्सीड्स
द इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। और अगर हम ज़्यादा हमारी डिमांड होगी और प्रोडक्शन कम होगा तो इट विल लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो जिन लोगों के पास पैसा होगा वो ज़्यादा डिमांड करेंगे और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के कम होने के बावजूद भी जो है हमारे पास इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पा रहे होंगे। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। ये मैं पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो चेंज ऑफ कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ इनकम को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बाद हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है जितनी हम सेविंग में चेंज करते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल पर इनकम को और कंजम्पशन को रिलेशन करते हैं, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू क्या हो जाएगा, कंज्यूम। इसी तरीके से अगर आप देखिएगा सेविंग फंक्शन, तो अगर हम सेविंग फंक्शन और इनकम फंक्शन की बात करें तो सेविंग फंक्शन आपको ये बताता है कि कितना आप सेव करते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि इनकम फंक्शन होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और इसी तरीके से जो सेविंग फंक्शन है एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी कि इनकम में से जो कंज्यूम कर लिया वो हमारी सेविंग बच गई। तो अब यहाँ पर इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करेंगे। तो एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 माइनस बी। 1 माइनस बी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 में से एमपीएस अगर आप माइनस कर दें तो भी आप एमपीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। और इसको डिनोट करते हैं एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस बी। तो थोड़ा ठीक कर लीजिएगा यहाँ पे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं कि जो भी कंजम्पशन होती है वो नेशनल इनकम के साथ जो है डिनोट करती है। और मैंने आपको बताया था कि केन्स ने कहा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ेगी। मान लीजिएगा आपकी इनकम 100 रुपये बढ़ रही है तो आपके खर्चे 100 रुपये नहीं बढ़ेंगे, वो कम बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसी को जो है केन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी बताया है। अब आइएगा हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपने पढ़ ली हैं और आपने जो है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 नंबर के अंदर एग्जाम में आ सकता है कि लीकेज और इंजेक्शन में क्या फ़र्क होता है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। तो देखिए, लीकेज का मतलब है कि एक आउटफ्लो हो जाना सिस्टम में से या इनकम का विड्रॉल हो जाना, यानी कि सर्कुलर फ्लो में से कोई चीज़ बाहर निकल जाना, उसको लीकेज बोलते हैं। और सर्कुलर फ्लो में अगर कोई चीज़ इंजेक्ट कर दी जाए, कुछ चीज़ डाल दी जाए, तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन जो होता है वो वास्तव में नेशनल इनकम को बढ़ाता है, और जबकि लीकेज क्या होता है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम या जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसको नीचे की तरफ ले आता है। लीकेजेस आर द मनी लीविंग द सर्कुलर फ्लो एंड देयरफॉर नॉट अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग ऑन द करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। जैसे गवर्नमेंट टैक्स ले ले, या मैंने आपके साथ बात करी कि अगर हमें सामान एक्सपोर्ट से मंगाना पड़े, अगर हम सॉरी इंपोर्ट से अगर हमें सामान मंगाना पड़े, तो इंपोर्ट से अगर सामान आएगा तो उसकी वजह से भी जो है लीकेज होती है 4 सेक्टर इकोनॉमी में। 3 सेक्टर इकोनॉमी में टैक्सेस की वजह से इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट नॉट यूज्ड बाय द डोमेस्टिक हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन फॉर द पर्पज। इसका मतलब है हमने माल तो बना लिया लेकिन हमने खुद कंज्यूम नहीं किया, यानी कि विदेश भेज दिया। तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो हमने मेहनत करी उसके पैसे तो हमारे पास आ गए और वो हमने विदेशियों से वसूल कर लिए। तो जो हमारी वैल्यू एडिशन हुआ वो इंडिया के अंदर हुआ, जिसकी वजह से नेशनल इनकम जो है इंक्रीज कर गई और वो इंजेक्ट हो गई। लीकेज रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम, तो इनकम को कम कर देता है, और इंजेक्शन क्या करता है, नेशनल इनकम को बढ़ा देता है। उसके बाद क्या होता है, एग्जांपल्स क्या है, सेविंग, इंपोर्ट्स एंड टैक्सेस। ये लीकेज अगर आप सेव कर लेंगे और उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट करेंगे या टैक्स लग जाएंगे, और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इंजेक्ट हो जाएगी, मैंने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो जाए, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाए, या आप एक्सपोर्ट करने लग जाएं। तो ये जो चीज़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा आप अच्छे से। उसके बाद एमपीसी और एमपीएस में क्या डिफरेंस होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, तो ये आप कर लेंगे। 2-2 नंबर में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, एपीसी और एपीएस का जो डिफरेंस है ये भी आप कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमने जिन सेक्टर की बात की थी, तो अगर हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो 2 सेक्टर में हमने बात की थी कि एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई के बराबर होगी, जबकि हमने 3 सेक्टर के अंदर सी प्लस आई प्लस जी की बात की थी। उसी तरीके से 4 सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट की बात की थी। इसी तरीके से एग्रीगेट सी प्लस एस था तो यहाँ पे टैक्स आ गया, और यहाँ पर सी प्लस एस प्लस टी माइनस क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया, तो एग्रीगेट सप्लाई में एम इंपोर्ट आ गया। तो यहाँ पर लीकेज क्या होंगी, इंजेक्शन क्या होंगी, हम बात कर चुके हैं। अब देखिएगा, सबसे पहली बात है कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है ए प्लस बी वाई। ये देखिएगा जिस तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप ड्रॉ करते थे स्कूल टाइम में, ये उसी तरीके से है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है
ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि जो आप कंज्यूम करोगे चाहे आपकी इनकम जीरो हो जाए। तो अगर आपकी जीरो इनकम पर भी जो कंजम्पशन होती है उस कंजम्पशन को आप क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो आपकी जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो तो रहेगी। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गई। उसके बाद बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एमपीसी, यानी कि कितना परसेंट हम कंज्यूम करेंगे, यानी कि जितना परसेंट हम कंज्यूम करेंगे वो आपका एमपीसी है, जिसको हम बी बोल रहे हैं। ठीक है, और एमपीएस क्या होता है, एमपीएस होता है 1 माइनस बी। तो सिंपल सी बात यह है कि हम जो एमपीसी जो लेंगे, यानी कि जो कंजम्पशन का जो स्लोप होगा वो कि कितना परसेंट, और वाई इज इक्वल टू पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो जो इनकम हमारे पास खर्च करने के लिए, जिसको हम वाई से डिनोट करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहले मैं इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ आपके साथ। तो देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ये एक फंक्शन दिया हुआ है c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.85। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 500 रुपये तो आप खर्च करते ही करते हैं, और उसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा कमाई करते हो उसका 80% करते हो, यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 80% है। तो जो भी आपकी इनकम होगी उसका 80% और खर्च करोगे आप। तो अब कहता है व्हाट विल बी द कंजम्पशन व्हेन द डिस्पोजेबल इनकम इज 4000। अगर 4000 होगी तो कंजम्पशन क्या होंगे, 500 तो होंगे ही होंगे, प्लस 0.8 ऑफ वाई, यानी कि 0.80% ऑफ 4000। तो ये वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, ये वैल्यू निकल कर आ गई 500 प्लस 3200, तो ये वैल्यू आ गई 3700 रुपये। तो ये जो 3700 रुपये की वैल्यू आई, ये वास्तव में क्या है, तो 3700 रुपये इसकी जो है कंजम्पशन है। इस तरीके से 5000 रुपये निकालेंगे तो 5000 इंटू 80, यानी कि 4000 प्लस 500, 4500। इसी तरीके से आप 6000 पे निकालेंगे तो 6000 का 80% 4800, और 500 रुपये की आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो 4800 प्लस 500 5300। अब कहता है फाइंड आउट द सेविंग व्हेन द डिस्पोजेबल इनकम इज 4000। तो आप देखिएगा अगर 3700 का कंजम्पशन है और 4000 की इनकम है तो सेविंग हो गई 300। इस तरीके से 5000 की इनकम है, 4500 रुपये आपके कंजम्पशन है, तो सेविंग हो गई 500 रुपये। अगर आपकी इनकम 6000 रुपये है और तो आपके खर्चे हैं 5300, तो आपकी सेविंग होगी 700 रुपये। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फॉर कंजम्पशन फंक्शन इज एन ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन 500 रुपये जो आपके सभी लेवल पर होगी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंड्यूस व्हेन द डिस्पोजेबल इनकम इज 4000, 5000 एंड 6000। कितना एक्स्ट्रा खर्च होगा 500 रुपये के अलावा, तो 3700 में से 500 निकाल दीजिएगा 3200, 4500 में से 500 निकाल दीजिएगा 4000 इंड्यूस, 5300 में से 500 रुपये की ऑटोनोमस कंजम्पशन निकाल दीजिए, बाकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। तो इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब है कि जो एक एक्स्ट्रा होगी। तो इंड्यूस कंजम्पशन आप सीधा भी निकाल सकते थे कि जो 0.8 था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकम को। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जो है एग्जाम में भी आप देखते हैं कि 2 से 4 नंबर में आ सकते हैं। कहता है कैलकुलेट द एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फॉर। इनकम 4000 है, कंजम्पशन 3 है, तो आप समझ गए कंजम्पशन 75% है तो 0.75, और सेविंग 25% है तो 0.25 है। तो एपीएस और एपीएस, एपीसी और एपीएस जो है दोनों निकल गए। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो चेंज देखेंगे आपको पता है 3000 का चेंज है यहाँ पे कंजम्पशन में, और यहाँ पे इनकम में चेंज है 4000 का। तो एमपीसी कितना हो गया 0.75, तो एमपीसी की वैल्यू आ रही है 0.75, और तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0.25। तो सिंपल सी बात है 3000 का 4000 की इनकम पे 3000 खर्चे बढ़े, तो 75% खर्चा बढ़ रहा है, वो तो हो गया एमपीएस, सॉरी एमपीसी, और 1 में से एमपीसी को निकाल देंगे तो बच गया एमपीएस। फाइंड आउट द मल्टीप्लायर व्हेन एमपीएस इज 0। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया था के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो अगर आप इसकी वैल्यू करेंगे तो क्या आ गई 5, राइट। उसी तरीके से एमपीसी अगर 0.5 होगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 0.8 होगा तो आप निकाल लीजिएगा 1.25 हो जाएगा। आंसर लास्ट में वाले जो है पहले दे रखा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 600 करोड़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 2400 रुपये। फाइंड आउट द एमपीसी एंड एमपीएस। कहता है कि अगर 600 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर लगाते हो तो नेशनल इनकम कितनी बढ़ती है 2400। तो आपको पता मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंजेस इन्वेस्टमेंट। तो 2400 डिवाइडेड बाय 600, तो क्या वैल्यू आ गई, तो 4 आ गई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो देखिएगा मल्टीप्लायर क्या होता है, पिछली क्लास में हमने बात की थी चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो 4 गुना इन्वेस्टमेंट जो है वो बदल रहा है, और 4 अगर मल्टीप्लायर है
और एमपीसी पूछ रहा है, तो एमपीसी की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाई एमपीसी। तो एमपीसी कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1 बाई एमपीएस होता है, 1 बाई एमपीएस, तो 1 बाई 4 यानी कि 0.25। तो ये तो एमपीएस हो गया। इसी तरीके से एमपीसी निकाल लेंगे आप। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम जो बाकी क्वेश्चन हैं इनको आप कर लीजिएगा। इनके फॉर्मूले जो है हमने आपको ऊपर दिए हूँ। जैसा भी ये क्वेश्चन है, गिवन द बिलो द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट की मार्जिनल कितनी है 0.10। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालना है, फॉरेन ट्रेड। तो आइएगा देखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लायर इन ओपन इकोनॉमी यानी कि 4 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे निकालते हो, 1 माइनस बी प्लस बी। तो आपको क्या दे रखा है, एमपीसी दे रखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, अगर एमपीसी कितना है, कितना दे रखा था सवाल के अंदर, ये देखिएगा एमपीसी दे रखा था 0.4, एमपीसी कितना दे रखा था 0.4। तो अब ये दे रखा है, सॉरी 0.6, ये दे रखा है एमपीएस 0.6। तो अब यहाँ पे है 1 माइनस बी। तो अब 1 माइनस बी 0.6, तो ये हो गया 0.6, एमपीएस सी है, बी की वैल्यू 0.6, वी की वैल्यू कितनी है 0.10। तो 1 माइनस 0.6 माइनस 0.10, तो वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 0.50, और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी हो गई 2। तो सीधी सी बात क्या है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या पूछ लिया जाएगा, मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अगर आप करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट निकालनी है तो आप क्या निकालेंगे, डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा वाई। डेल्टा एम का मतलब इंपोर्ट का चेंज डिवाइडेड बाई इनकम का चेंज, यानी कि इंपोर्ट के चेंज में एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एम माइनस मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो आप देखिएगा जो इंपोर्ट में चेंज आया है, जो इनकम में चेंज आया है, उससे निकालते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, जो कि सवाल में दी हुई थी। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज जो है अब आपने करनी है। तो इसके अंदर ये जो भी सवाल मैंने आपको दिए हुए हैं और मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपने जो है कर लेने हैं। और कोई डाउट जो है आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है तो ये इक्वेशन के अंदर जो आपस में एक दूसरे की वैल्यू डाल के सोल्व हो जाएंगे, जिस तरीके से इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं। और आपको जो है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, तो आपको सजेस्टेड आंसर के अंदर भी जो है सवाल मिल जाएगा। मेरी टीम के अंदर जो है अगर आप डाउनलोड कर लेंगे आईसीआई की साइट से, तो बीच में से कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको वहीं पे मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चंस आपके साथ जो डिस्कस किए, तो ये सारे आपने जो है करने हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लेंगे प्रैक्टिकली, तो उम्मीद करिएगा 3 से 4 नंबर का सवाल जो है पेपर में इस जो है चैप्टर से पूरे से आ सकता है। प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थियोरेटिकल भी आ सकता है। तो बहुत देखिए, क्योंकि कोर्स के अंदर क्या है कि हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा आता है, तो ऐसा नहीं आता बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं। तो अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे सबके बारे में, तो आपको बहुत इजीली जो है 3-4 नंबर से ज़्यादा जो है कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम देखोगे तो 5 से 6 नंबर से ज़्यादा का कोई भी चैप्टर नहीं है। तो नॉर्मली जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के ही पेपर आ रहे हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आपको प्रिपेयर उसी के हिसाब से जो है करना है। तो जो है मैं अब अगली क्लास जो है आपको जो है शेयर करूंगा जल्दी। तो अभी तब तक आप इसको देखिएगा। और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, एक दो स्टूडेंट को छोड़ दे, तो बाकी स्टूडेंट्स ने जो है नोट्स नहीं भेजे हैं, तो वो नोट्स जल्दी से सोल्व करिए पीछे, और वो भी भेजिए मेरे को, और इसके नोट्स आप प्रॉपरली बनाइएगा। और वीडियो जो है जल्द ही मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ता हूँ। तब तक इसको आप कंप्लीट करिए।